The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये आज का लल्लन टॉप शो है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बरस खत्म हो रहा है। इस आखिरी एपिसोड में 2020 के किस चीज पर बात होगी? मध्य प्रदेश, यहाँ के मालवा इलाके में लगातार सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं, जिसका लगभग एक सा पैटर्न है। इस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? इसके अलावा वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर चर्चा और साथ ही किसान आंदोलन से जुड़े जरूरी अपडेट भी। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ये नजारे हैं छापे के। ये छापे पड़े पश्चिम बंगाल में। सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्र के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर की गई। विनय को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। अभिषेक बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। सीबीआई की दूसरी टीम ने एक और छापा कोयला तस्करी घोटाले को लेकर हुगली जिले में मारा। सीबीआई और बंगाल जब एक साथ आते हैं तो हमारे जेहन में पिछले दिनों की कई कहानियां उभर आती हैं। इन छापों के पीछे दो पक्ष हैं, एक घोटाले का, दूसरा सियासत का। साल के आखिरी दिन हम आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि आने वाला चुनावी बरस बंगाल के लिए कैसा होने वाला है। वीडियो आपने देख लिया, चर्चा सुन ली, अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी। देश में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर अंतिम तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बैठक में यह फैसला लिया। अब तक देश के 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन किया गया था। चारों राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए, जिसके बाद अब सरकार ने पूरे देश में इसका फैसला किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार अपने 2 शहरों को चिन्हित करेगी। इन 2 शहरों में वैक्सीन के शहर में पहुंचने, फिर अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने और फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन इस तरह किया जाएगा जैसे वैक्सीनेशन असल में हो रहा हो। वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अफवाहों से दूर रहने की बात कही। प्रधानमंत्री आज गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रख रहे थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। अगली सुर्खी कश्मीर से। 30 दिसंबर को सुरक्षा बलों ने दावा किया कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने दावा किया कि ये लोग श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। हालांकि जैसे ही मारे गए तीनों युवाओं की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, परिवार के लोग सामने आए और उन्होंने तीनों को निर्दोष बताया और कहा कि उनके आतंकवादियों के साथ कोई संबंध नहीं थे।
इसके साथ ही एक बार फिर से सुरक्षा बलों पर फेक एनकाउंटर के आरोप भी लगने लगे। मीडिया रप्टों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि पुलवामा के एजाज अहमद गनी, अतहर मुश्ताक और शोपियां के जुबैर अहमद के आतंकवादियों के साथ संबंध थे। हालांकि पुलिस ने यह भी स्वीकार किया कि इन तीनों के नाम आतंकवादियों की लिस्ट में नहीं थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने अखबारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह बात सही है कि उनका नाम हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनमें से 2 आतंकवादियों के हार्डकोर सहयोगी थे, जबकि तीसरे ने हाल ही में उन्हें ज्वाइन किया था। विजय कुमार ने कहा कि मामले की जांच शुरू हो गई है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। अभी 4 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आर्मी अफसर और 2 नागरिकों के खिलाफ फेक एनकाउंटर की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें राजौरी के 3 मजदूरों को आतंकवादी बताकर मार दिया गया था। हमने आपको वो मामला विस्तार से बताया था। तीसरी सुर्खी, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 35वें दिन भी जारी है। 30 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसमें किसानों की 5 में से 2 मांगों को सरकार ने मान लिया था। 3 तो मेन बिल्स को लेकर थी, उसके अलावा जो पराली को लेकर और बिजली को लेकर थी। इन कानूनों पर किसानों की मांग से सरकार सहमत हुई, ये स्पष्ट संकेत दिया गया। हालांकि किसान यूनियन अभी भी एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हैं। दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक 4 जनवरी को होनी है। इससे पहले 1 जनवरी को 80 किसान संगठनों की मीटिंग होगी, जिसमें किसान संगठन 4 जनवरी को होने वाली बैठक का एजेंडा तय करेंगे। इस बीच राजस्थान के किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश की। करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए प्रवेश किया, दिल्ली की तरफ रवाना हुए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान कानूनों के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। केरल में भाजपा के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने भी इस रेजोल्यूशन को अपना समर्थन दिया। हालांकि विधानसभा में चर्चा के दौरान ओ राजगोपाल ने रेजोल्यूशन के कुछ बिंदुओं पर अपनी आपत्ति भी जताई, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और ये सर्वसम्मति से पास हो गया। अगली सुर्खी परीक्षाओं से जुड़ी है। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया। 4 मई से 10 जून तक 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज लंबे समय से बंद चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस बार ऐसी अटकलें थी कि केंद्र सरकार ऑनलाइन ही बोर्ड परीक्षा ले सकती है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित होंगी। सही फैसला है, उम्मीद है तब तक स्थितियां सामान्य होंगी। ऑफलाइन क्यों सही फैसला है? क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ना तो इतने संसाधन है और ना इतना अभ्यास कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं दे सकें। इसमें एक शुभ आशंसा भी शामिल है कि तब तक स्वास्थ्य के लिहाज से हालात सामान्य हो जाएंगे। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आज साल 2020 का आखिरी दिन है। कल से दीवारों पर नए कैलेंडर टंग जाएंगे, तारीखों की गिनती फिर 1 से शुरू हो जाएगी। सब कुछ नया नया सा फील होगा, लेकिन पुराना तजुर्बा कहता है कि बरस बदलने से बहुत कुछ नहीं बदलता। जाति और मजहब के फसाद का साहित्य हर नए साल में उसी पुरानी शैली से लिखा जाता है। देश के किसी कस्बे में हिंदू मुस्लिम के दंगे, कहीं धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, किसी नेता का भड़काऊ भाषण, कहीं जाति के नाम पर हिंसा। साल बदलने से ये सब कहाँ बदल पाता है? आप इस साल की बात करें, पिछले साल की बात करें, या फिर पिछले दशक की, या फिर पिछली शताब्दी की, हिंदू मुस्लिम वाले झगड़े कम या ज्यादा साल दर साल इतिहास के पन्नों पर मिलेंगे। साल 2020 शुरू हुआ तो फरवरी के महीने में राजधानी दिल्ली में धर्म के नाम पर लाशें गिरती दिखी, घर जलते दिखे, और अब साल का अंत मध्य प्रदेश में ऐसी ही घटनाओं से हो रहा है। मध्य प्रदेश में पहले उज्जैन, फिर इंदौर और अब मंदसौर से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। धार्मिक उन्माद, तोड़फोड़ वाले वीडियो तैर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में झगड़ों का पैटर्न एक जैसा रहा। कई बाइकों पर सवार या पैदल दक्षिणपंथी संगठनों का जत्था अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक मुस्लिम बहुल इलाके या मोहल्ले से गुजरा। जय श्री राम के नारे लगाए। नारे लगाने वालों पर गालियां देने का भी आरोप लगा। अब नारे लगाने वालों का कहना है कि उन पर पत्थरबाजी हुई और अपनी इन्हीं दलीलों से दोनों पक्ष हिंसा में उलझ गए और फिर आगे बात पुलिस और प्रशासन तक पहुंची। इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। पहले आपको एक एक करके इन तीनों शहरों में हुए झगड़ों की कहानी बताता हूं। सबसे पहले उज्जैन में 25 दिसंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेपी की यूथ विंग के कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए चंदा जुटा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। पहले भी राम मंदिर के नाम पर जनजागृति कार्यक्रम और चंदा जुटाने के अभियान उज्जैन में होते रहे। 25 तारीख को भाजयुमो के कार्यकर्ताओं का जुलूस शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने के बाद महाकाल मंदिर की तरफ जा रहा था। महाकाल मंदिर के पास ही महाकाल भक्त निवास में इन्हें पहुंचना था।
रास्ते में पड़ता है बेगम बाग इलाका। महाकाल मंदिर तक जाने के रूट कई और भी हैं, जिनमें से एक ये रूट है। बेगम बाग मुस्लिम बहुल इलाका है, लगभग पूरी आबादी मुस्लिमों की। उज्जैन के पत्रकारों ने हमें बातचीत में बताया कि आमतौर पर धार्मिक जुलूस को बेगम बाग वाले रूट से नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि प्रशासन इसे संवेदनशील इलाका मानता है। लेकिन 25 तारीख वाला जुलूस इसी रूट से जा रहा था, साथ में पुलिस भी थी। जुलूस में तकरीबन 60-70 बाइक थी। रैली में शामिल लोगों की संख्या 150 से 300 बताई जा रही है। ये भीड़ जय श्री राम और तमाम तरह के धार्मिक नारे लगाती हुई आगे बढ़ रही थी। मीडिया रप्ट और पुलिस के मुताबिक बेगम बाग के इलाके में इस रैली पर घरों की छतों से पथराव शुरू हुआ। बात को सीधे ढंग से कहूं तो आरोप है कि मुसलमान घरों से रैली पर पत्थर फेंक रहे थे। एक वीडियो आया जिसमें 2 महिलाएं छत से पत्थर फेंकती दिख रही हैं। रैली में शामिल भीड़ ने भी घरों की तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर दोनों तरफ से पत्थरबाजी और फिर पूरा झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस जब तक मामले को संभालती तब तक कई लोग जख्मी हो चुके थे। इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि रैली में शामिल लोगों ने पहले गालियां और उकसावे वाली नारेबाजी की, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। दोनों तरफ के अपने अपने तर्क। ये 25 दिसंबर की बात है। उसी दिन पुलिस ने 5-6 लोगों को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस हिंसा के 2 दिन बाद एक और वीडियो आता है जिसमें उसी बेगम बाग इलाके में एक घर को ढहाया जाता है। साथ में ये खबर आती है कि जिन घरों से पत्थरबाजी हुई उन पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर चलवाने वाले प्रशासन ने कहा, पत्थरबाजी का हमें ना पता है ना हम उससे जोड़ रहे हैं, हम तो अवैध निर्माण गिरा रहे हैं। घर क्यों गिराए गए ये समझने वाले समझ गए। जब ये डिमोलिशन हो रहा था तो खूब विरोध हुआ। पुलिस और प्रशासन से हिंसक झड़प भी। शहर काजी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया जिसमें वो कह रहे थे कि घर तोड़ना रोक दीजिए, नहीं तो 15 मिनट में चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। फिर भी घर ढहा दिए गए। अब पुलिस के हिस्से की कहानी सुन लीजिए। पुलिस ने 33 लोगों को इस मामले में नामजद किया था। उज्जैन के एसपी सत्येंद्र कुमार ने ललन टॉप को बताया कि 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और 5 के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया गया है। ये सभी लोग बेगम बाग इलाके के रहने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि दूसरे पक्ष पर भी क्या कोई कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं। सुनिए एसपी सत्येंद्र कुमार को। क्या बीजेवाईएम के लोगों पर के अरेस्ट हुए हैं जो लोग रैली में? उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनकी अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब अरेस्ट अभी नहीं हुआ है उनका? अभी नहीं हो पाया है। मतलब ये 20 के 20 लोग लोकल्स हैं? हाँ। सॉरी सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 20 के 20 लोग लोकल्स हैं? लोकल्स हैं। ओके सर, इनको परमिशन मिली थी बीजेवाईएम के लोगों को? बीजेवाईएम में उन्होंने एक एप्लीकेशन दे रखी है और उसको वेरीफाई कर रहे हैं। उनकी परमिशन की जो बात जो है अभी स्पष्ट हो नहीं पाई है, बट हाँ उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि उनके पास परमिशन है, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। हाँ। सर एनएसए क्यों लगाया पुलिस ने सर? जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनके खिलाफ लगाई है। जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री है हाँ। उनके अगेंस्ट में। जो लोग प्रीवियस हिस्ट्री इस तरह क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो लोग क्या कहते हैं, ये इस तरह की चीजों में अगर आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं उसके लगाएंगे। एनएसए रासुका? जी हाँ, जी हाँ। उज्जैन के बेगम बाग इलाके में अब तनावपूर्ण शांति है और दंगे के बाद मानवीय पहलुओं की जो कहानियां रह जाती हैं वही आ रही है, जैसे कि बेघर मुस्लिम परिवार को हिंदू परिवार ने शरण दी आदि इत्यादि। अब मंदसौर की कहानी पर चलते हैं। 29 दिसंबर की शाम मंदसौर से बाइक सवारों ने रैली निकाली। खबरों के मुताबिक ये लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। रैली का मकसद उज्जैन वाला राम मंदिर के लिए चंदा जुटाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंदा जुटा रही भीड़ का जत्था मंदसौर से 20 किलोमीटर दूर डोराना गांव पहुंचा। ये मुस्लिम बहुल गांव है। इस गांव में रैली निकालने वालों ने कथित रूप से जय श्री राम समेत और भी धार्मिक नारे लगाए। डीजे भी बज रहा था। शुरू में कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, इस पर झगड़ा शुरू हुआ और फिर रपटों के मुताबिक दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। बात बढ़ गई। बाइक रैली में शामिल लोग स्थानीय लोगों के घरों में घुस गए, तोड़फोड़ की, घरों पर लगे इस्लामिक झंडों को उतारकर भगवा झंडा फहरा दिया, जय श्री राम के नारे लगने लगे। एक अखबारी रिपोर्ट में लिखा गया कि रैली वाले गांव के पुलिसकर्मी एनएम मंसूरी के घर में घुस गए और तोड़फोड़ की। ये भीड़ विश्व हिंदू परिषद के झंडे तले जुटी थी, इसलिए हमें वीएचपी का पक्ष भी जानना चाहिए। वीएचपी के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने एक अखबार को बयान दिया। क्या कहा? सेजपुरिया से डोराना वाहन रैली जा रही थी। डोराना गांव में रैली में शामिल युवाओं पर पत्थर फेंके गए, हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की गई। इसके बाद रिएक्शन हुआ। यानी वीएचपी के हिसाब से इनके कार्यकर्ताओं ने जो किया वो जायज है। दोषी कौन है, किसको दंड मिलना चाहिए, ये पुलिस का काम है, इसलिए पुलिसिया कार्रवाई की बात करते हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर 57 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा। 5 लोग हिरासत में लिए गए जो दोनों पक्षों से ताल्लुक रखते हैं। मंदसौर के एसपी सिद्धार्थ चौधरी के मुताबिक हालात अब काबू में है।
तीसरी कहानी मंदसौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर इंदौर की। दिन वही 29 दिसंबर का, चांदनखेड़ी गांव, गौतमपुरा थाना इलाका। चांदनखेड़ी गांव में मुस्लिमों के ज्यादा घर हैं। यहां पर खुद को हिंदूवादी बताने वाले संगठनों ने एक रैली निकाली। इसका भी मकसद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाना और वही जय श्री राम वाले नारे। रैली जब गांव से गुजरी तो गांव वालों से बहस हो गई। क्यों? इंदौर के डीआईजी हरिनारायण मिश्रा ने बताया कि जब रैली गुजर रही थी तो स्थानीय लोगों ने रैली का मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। इसे लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। बहस के बाद दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। 12 लोग घायल हुए। हालांकि एक और पक्ष भी सामने आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक रैली में शामिल लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मस्जिद में उस समय नमाज अदा की जा रही थी। तभी कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद पर चढ़ गए और एक मीनार को डैमेज करने लगे। कुछ घरों में आगजनी की और गाड़ियों को तोड़ने के भी दावे किए गए। लेकिन डीआईजी हरिनारायण मिश्र के मुताबिक इस घटना में दोनों पक्षों को मिलाकर हम 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कुल 4 एफआईआर अलग अलग धाराओं में दर्ज की गई हैं। मस्जिद पर चढ़ने वालों की भी शिनाख्त कर ली गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। अब इन तीनों शहरों के झगड़ों में कहीं भी आपको झगड़े की कोई बड़ी वजह लगी? नहीं। फिजूल की बातों पर, खुद को, अपने धर्म को बड़ा, बेहतर, ताकतवर समझने की बात पर झगड़े शुरू होते हैं। किसी भी पक्ष में सहिष्णुता नहीं है। एक पक्ष से गलती हुई तो दूसरे पक्ष ने उसे सबक सिखाने के लिए बड़ी गलती की, वो भी शौर्य का काम नहीं है। इस तरह की सोच से हम कब ऊपर उठेंगे? बड़े बुजुर्ग होते हैं, बीच बचाव करते हैं, झगड़ा टल जाता है। लेकिन यहाँ तो सब झगड़े पर आमादा है। 21वीं सदी के हम 2 दशक पार कर चुके हैं, फिर भी हम ऐसे ही मध्यकालीन युग वाले झगड़ों में उलझे हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम वाले झगड़े। किसी का झगड़ा शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेहतर इंसान को लेकर होता क्यों नहीं दिखता? बरस शुरू होता है तो कुछ रेजोल्यूशन लेने की बात होती है। क्या हम अगले साल कम से कम बेहतर नागरिक बनने का, बेहतर समाज बनाने का रेजोल्यूशन ले सकते हैं? वो समाज जिसकी बुनियाद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के सूत्र पर टिकी हो। वो समाज जिसमें धर्म, जाति, लिंग के भेद से ऊपर उठकर सबको बराबरी और इज्जत की नज़र से देखा जाए, जैसा कि हमारा संविधान कहता है। वो समाज जिसमें अपने भारतीयता के बोध को लेकर जागृति हो और भारतीयता का ये बोध कई बहुलतावादी विचारों से बना है, उनका समुच्चय है। कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम से श्रेष्ठ कैसे, कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू से श्रेष्ठ कैसे हो जाता है? इस होड़ में किसी के बहकाने से मत आइए। धर्म निजी आस्था का मामला है। अगर आपकी धार्मिक अभिरुचियाँ आपको करुणा से परिपूर्ण नहीं बनाती हैं तो आपके अध्ययन में कुछ तो कमी है। आत्मा और परमात्मा वाले संबंध पर इतनी बात होती है, निजी रखिए। धर्म से जुड़ता है कल्चर, संस्कृति। हर इलाके की अपनी संस्कृति है, कोई छोटी या बड़ी, अच्छी या बुरी नहीं होती। सब तरह की संस्कृतियाँ, बोलियाँ और पहनावों का सम्मान करिए। काम का सम्मान, ज्ञान का सम्मान। कोई सब्जी बेचता है, कोई सफाई करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई सरकारी दफ्तर में है, कोई एंकरिंग करता है। सबके काम जरूरी हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं। सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, सबको सम्मान मिले। और ऐसे ही हमारा समय बेहतर समय हो। कविताएं पढ़िए, किताबें पढ़िए, कसरत करिए और अपनों का ख्याल रखिए। आपको, आपके पूरे परिवार को नए वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।